अविनाश और संध्या की मुलाकात एमए के फर्स्ट ईयर में हुई थी। 1 साल बाद ही अविनाश ने उसे प्रपोज कर दिया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। अपनी एमए की स्टडी पूरी करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और आज उन दोनों की शादी की पहली रात थी। संध्या सजी धजी सेज पर बैठी थी। उसके मन में अजीब सी हलचल थी कि कब अविनाश आएगा और उसका घूंघट उठाएगा। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज उसे सुनाई दी तो उसे पता चला कि अविनाश आ चुका है। वो घूंघट ओढ़े सिहर कर बैठी थी। उसे सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड्स बाद उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। फिर वो हाथ धीरे धीरे उसके कंधे को सहलाने लगा। वो थोड़ा सा हिली तो वो हाथ हट गया। क्या बात है, आज तो बहुत साइलेंट हो। मैं तो तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतना कहकर वो जवाब का इंतजार करने लगी। अरे क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? इस बार भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खुद से ही अपना घूंघट उठाया और जब उसने देखा कि वो कमरे में बिल्कुल अकेली है और दरवाजा भी बंद है तो वो हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? तभी दरवाजा खुला और अविनाश अंदर आते हुए बोला, अरे तुम तो आराम से खड़ी हो, मुझे तो लगा था कि घूंघट ओढ़े सहज पर बैठी मिलोगी। अविनाश, तुम इससे पहले भी कमरे में आए थे क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारे सामने ही तो आया हूं ना मैं अभी। ये सुनकर संध्या की हैरानी और बढ़ गई। वो कुछ सोचती इससे पहले ही अविनाश उसके करीब आया और उसे गले लगा लिया। आज की रात कोई मजाक नहीं, समझी? ऐसा कहते हुए अविनाश उसे बेड पर ले गया और फिर दोनों ने अपनी शादी की पहली रात गुजारी। अगले दिन दोपहर के वक्त संध्या बाथरूम में नहा रही थी। वो बाथटब में थी और लोफा से अपने कंधों को मसल रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, लेकिन टब में तो वो अकेली थी। कौन है? उसने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। अविनाश, बचाओ! उसने अभी अविनाश को आवाज लगाई कि उसी हाथ ने पूरी तरह उसे पानी के अंदर घसीट लिया। पानी के अंदर उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी, लेकिन इतना महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे पूरी ताकत से जकड़ा हुआ है। वो छटपटा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ाने में बिल्कुल नाकाम थी। संध्या! अविनाश बाथरूम में पहुंचा तो उसे संध्या कहीं नजर नहीं आई। फिर जब उसने पानी से बुलबुले निकलते देखे तो वो डर गया। संध्या, बाहर आओ! उसने संध्या को बाथटब से बाहर निकाला और बेडरूम में ले गया। कुछ देर बाद जब संध्या की आंख खुली तो अविनाश उसके पास बैठा हुआ था। वो उठते ही उसके गले लग गई। अविनाश, मुझ पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? बाथरूम में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम बात लेते लेते बेहोश कैसे हो गई थी। बाथटब में किसी ने मेरा पैर पकड़ा और नीचे खींच लिया था। संध्या ने अविनाश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे संध्या की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उस दिन के बाद से ही संध्या को अपने आसपास किसी अनजान शक्ति की मौजूदगी महसूस होने लगी थी। दोपहर के वक्त संध्या अपने रूम में बैठी किसी नॉवल को पढ़ रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी अब पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। My mother drove me to the airport with the windows rolled down. It was 75 degrees. Phoenix,
The sky perfect, cloudless blue. ये सुनकर उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। ये लफ्ज वही थे जो उसके हाथ में पकड़ी नॉवल में लिखे थे। इसका मतलब था कि उसके पीछे खड़ा कोई उसी की तरह नॉवल को पढ़ रहा है। उसने एक झटके से पीछे देखा तो उसको अब बेड पर कोई लेटा हुआ नजर आया। वो पूरी तरह से चादर से ढका हुआ था। उसने हिम्मत करके चादर का एक कोना पकड़ा और चादर खींच दी। तभी उसे एक झटका और लगा, ये जानकर कि चादर हटाने के बाद उसके बेड पर कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर था, सांस तेज तेज चल रही थी। वो खुद को संभालती इससे पहले ही चादर अपने आप उठकर बेड पर चली गई और फिर से ऐसा ही लगने लगा कि चादर ओढ़े कोई लेटा हुआ है। अविनाश! वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। ड्राइंग रूम में मधुरिमा बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ भाभी आपको? भैया तो ऑफिस में है ना, ऐसे क्यों उनको आवाज लगा रही हो? संध्या ने पहले लंबी लंबी सांसें ली और फिर कहा, मेरे कमरे में कोई है, बेड पर चादर ओढ़े लेटा है। भाभी आप डरिए नहीं, मेरे साथ आइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम अविनाश को आने दो। अरे भाभी मैं साथ हूँ ना आपके। मधुरिमा ने एक हाथ में डंडा उठाया और फिर संध्या के साथ उसके रूम में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाभी कौन है आपके बेड पर? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। संध्या के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस फटी फटी आंखों से बेड की तरफ देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो भी उसने देखा वो सच था या उसका वहम। आप ऐसा कीजिए, जब तक भैया नहीं आ जाते आप मेरे साथ ही रहिए। अकेले में आपको पता ही नहीं क्या क्या नजर आता है मुझे। संध्या उसके साथ ही रही। जब अविनाश आया तो उसने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन आज भी अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो उसे चुप करके सो गया। संध्या भी आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन अभी भी उसे अपने आसपास किसी और की मौजूदगी महसूस हो रही थी। सुबह के वक्त संध्या बाथरूम गई। बाथटब देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जाए, इसलिए वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर फेस वॉश करने लगी। तभी अचानक से बाथरूम की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में उसे एक चेहरा दिखाई दिया। फिर लाइट जब जली तो उसने देखा कि एक भयानक लड़की हाथ में चाकू लिए उसके पीछे खड़ी है। वो कुछ सोच पाती इससे पहले ही उसने संध्या को पीछे से पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। संध्या जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वो लड़की अब गायब हो चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर अविनाश और मधुरिमा वहां पहुंच गए। संध्या, क्या हुआ? उठो उठो संध्या। अविनाश ने उसको खड़ा किया। वो अपने गले को पकड़े अजीब तरह का बिहेव कर रही थी। उसने मेरा गला काट दिया। संध्या शांत हो जाओ। किसने काटा? तुम तो ठीक ठाक दिख रही हो। अविनाश ने उसे शांत किया और अब संध्या ने भी अपने गले पर हाथ फेरा। उसे बड़ी हैरानी हुई ये जानकर कि वो अब बिल्कुल ठीक थी। तुम रूम में चलो, आजकल क्या हो रहा है तुम्हें? अविनाश उसे कमरे में ले गया और फिर उसने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने संध्या से अकेले में कुछ सवालात किए, लेकिन संध्या के दिमाग पर बहुत बुरा असर था। मैं तुम्हें दवाई लिख कर देता हूँ, टाइम पर ले लेना और कुछ प्रॉब्लम्स फिर से आए तो मुझे बुला लेना। संध्या। रात के तकरीबन 11 बजे ये आवाज सुनकर संध्या की आंख खुल गई। उसने देखा कि सामने वही खूबसूरत लड़की खड़ी है जो उसे पास आने का इशारा कर रही है। संध्या भी सम्मोहित होकर उसके पीछे चल दी,
वो चुपचाप उसका पीछा करती हुई घर से बाहर निकल गई। इस वक्त मधुरिमा गार्डन में टहलती हुई कॉल पर बात कर रही थी। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं इस टाइम पर? वो लड़की सिर्फ संध्या को ही नजर आ रही थी। संध्या ने मधुरिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगी। मधुरिमा ये देखकर जल्दी से घर के अंदर भागी। संध्या अभी भी सम्मोहित होकर उस लड़की का पीछा कर रही थी। वो उसके पीछे पीछे घर से काफी दूर जंगल के अंदर चली गई। आखिर वो आत्मा कौन है जो संध्या को परेशान कर रही है? वो संध्या को अपने साथ कहां ले जा रही है? क्या ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है या फिर अब किसी खौफनाक राज से पर्दा उठने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट जरूर देखें।